Hi, this is me, Sweet Yadav. Welcome you all to Sky Tutorial Pali, where the journey to success begins. आज हम क्लास 10 साइंस चैप्टर 1 डिस्कस करेंगे. So, let's start. Chapter 1 Chemical Reactions and Equations. But before we start, हमें कुछ important terms ध्यान होने चाहिए, जैसे कि वैलेंसी, फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज. ना दोस्तों, वैलेंसी क्या चीज है? क्लास 9th में हमने बहुत ही आराम से पढ़ा होगा वाटर का मॉलिक्यूलर फार्मूला, दैट इज H2O. बट हमें ये नहीं पता कि ये H2O हुआ कैसे. दोस्तों, H का वैलेंसी होता है 1, O का वैलेंसी होता है 2. इन दोनों को आपस में जब हमने क्रॉस किया तो इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला बना, दैट इज H2O. इस तरीके से हम इजी वे में और दूसरे कंपाउंड को की वैलेंसीज ध्यान रखने की वजह से हम जोड़ सकते हैं. या नेक्स्ट इज फिजिकल चेंज. जैसा कि अभी एग्जांपल लिया गया H2O. तो दोस्तों, आपको पता है कि वाटर का मॉलिक्यूलर फार्मूला H2O था. जब हम इसको थोड़ा सा फ्रीज करते हैं, यानी टेम्परेचर इसका रिड्यूस करते हैं, तो इट बिकम्स आइस, दैट इज आइस. बट दोस्तों, चाहे फिर वो वाटर यानी लिक्विड फॉर्म हो या चाहे इसका सॉलिड फॉर्म आइस हो, इन दोनों के अंदर वाटर का या आइस का मॉलिक्यूलर फार्मूला चेंज नहीं होता है. स्टेट डेफिनेटली चेंज होती है, लेकिन मॉलिक्यूलर फार्मूला बिल्कुल चेंज नहीं होता है. तो इस तरीके के चेंज को हम फिजिकल चेंज कहते हैं. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, केमिकल चेंज. केमिकल चेंज जैसे कि मैंने लिया मेटल Mg, इसको जब हम रिएक्ट कराएंगे गैस ऑक्सीजन के साथ में, तो जो प्रोडक्ट बनेगा दैट इज MgO. अब ये पूरी तरीके से डिफरेंट है, यानी इसका केमिकल कॉम्पोजिशन भी, फॉर्मूला भी और केमिकल प्रॉपर्टीज भी इसके रिएक्टेंट प्रोडक्ट से. इस तरीके के चेंज को हम केमिकल चेंज बोलेंगे. ना दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हम एक बार देख लेते हैं कि हम इस चैप्टर में क्या क्या कवर करेंगे. तो आज की इस वीडियो में हम सबसे पहले केमिकल इक्वेशन क्या है उसके बारे में समझेंगे. केमिकल इक्वेशन को हम किस तरीके से लिख सकते हैं वो भी हम देखेंगे, और इसके बाद में हम केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे करें वो चीज कवर करेंगे. तो ये जो 3 टॉपिक हैं हम पार्ट 1 यानी इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे. लेकिन इसके अलावा जो हम पार्ट 2 में देखेंगे वो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन. 5th पॉइंट है दैट इज द ऑक्सीडेशन रिडक्शन. We will cover it separately in the 3rd video with its effect, that is the corrosion and rancidity. So दोस्तों, बिना कोई देरी किए let's start the chapter. जैसा कि मैंने आपको कहा था कि केमिकल इक्वेशन, दोस्तों जो चीज हमने अभी केमिकल चेंज में पढ़ा था, यानी Mg को मैंने ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट कराकर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया. हम पहले वर्ड के ऊपर फोकस करते हैं. जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं ब्लू कलर के अंदर सेपरेटली मैग्नीशियम मेटल ऑक्सीजन गैस के साथ में रिएक्ट करके ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहा है. दोस्तों, लेफ्ट हैंड साइड में जो एलिमेंट्स या जो एटम्स या मॉलिक्यूल या कंपाउंड रिएक्ट करेंगे, इनको हम रिएक्टेंट्स बोलेंगे. क्या बोलेंगे? रिएक्टेंट्स. और इन रिएक्टेंट्स के रिएक्ट करने से जो प्रोडक्ट बन रहा है उसको हम बोलेंगे प्रोडक्ट. क्लियर? एक बार मैं फिर बता दूं, हमें रिएक्टेंट्स को लेफ्ट हैंड साइड में लिखना है और प्रोडक्ट को राइट हैंड साइड में लिखना है. इन दोनों के बीच में आपको एक एरो हेड बनाना है जो कि इंश्योर करेगा डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन कहाँ है. आप दोस्तों ये वाली लाइन अच्छे से पढ़ सकते हैं कि किस चीज का हमें विशेष ध्यान रखना है while writing the chemical equation. बट आपको पता है कि हर एक वर्ड को बार बार लिखना, इतने सारे एलिमेंट सेंटेंस में कैसे लिखेंगे? तो इससे भी एक अच्छा तरीका है केमिकल इक्वेशन को लिखने का कि इंस्टेड ऑफ हम वर्ड्स जो ये एटम्स के या मॉलिक्यूल्स, हम वर्ड्स की बजाय डायरेक्टली इनका केमिकल फॉर्मूला क्यों ना लिखें. तो आपको पता है कि मैग्नीशियम के लिए हम Mg लिखते हैं, कैपिटल M स्मॉल g, एंड ऑक्सीजन के लिए हम O लिखते हैं. तो इसलिए हम डायरेक्टली इनके नेम की जगह यानी वर्ड की जगह हम डायरेक्टली इनके
मॉलिक्यूलर सिंबल्स यूज कर सकते हैं, सो इट वुड बी इजियर देन द प्रीवियस वन। तो दोस्तों इसी चीज को हम केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। सो जो ये केमिकल इक्वेशन होगी वो क्या डिनोट कर रही है, एक स्पेसिफिक रिएक्शन यानी केमिकल रिएक्शन को डिनोट करेगी। तो जो चैप्टर का नेम था केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशंस, तो ऑल द केमिकल इक्वेशन शो सम केमिकल रिएक्शन। क्लियर? द चेंजेस कैन बी फिजिकल एज वेल एज द केमिकल। जो केमिकल इक्वेशन है वो एक स्पेसिफिक और सर्टेन चेंज को शो करती है। नेक्स्ट we'll go on balancing. This is probably the most toughest part of the chapter because जो ज्यादातर बच्चों को दिक्कत आती है वो इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को लेकर आती है। दोस्तों इतना ये मुश्किल नहीं है जितना ये लगता है। अब की बार हमने जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड लिया। आपको पता होगा कि जिंक का मॉलिक्यूलर फार्मूला यानी केमिकल फार्मूला Zn होता है। सल्फ्यूरिक एसिड आपकी एडिशनल नॉलेज के लिए बता दूं, इट इज ऑल्सो टर्म्ड एज क्वीन ऑफ एसिड। दोस्तों सल्फ्यूरिक एसिड को क्वीन ऑफ एसिड भी कहा जाता है, ये याद रखना, एक नंबर में कभी पूछ लिया। सो हम बात कर रहे थे जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड की केमिकल रिएक्शन। जिंक का फॉर्मूला Zn होता है और सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला H2SO4 होता है। नाउ आफ्टर द रिएक्शन आपको पता है कि Zn जो है वो किसकी जगह चला जाएगा, H2 की जगह चला जाएगा, यानी ये Zn H2 की जगह चला जाएगा और H2 यहाँ से डिस्प्लेस हो रहा है। यू कैन सी क्लियरली, इज इट करेक्ट? तो ये एक केमिकल इक्वेशन। अब ये क्या बैलेंस्ड इक्वेशन है या नहीं है, ये कैसे पता करेंगे? तो इट्स सो सिंपल, लेट्स ड्रॉ अ टेबल। एक टेबल बनाइए। टेबल बनाने के बाद में इस तरीके की एक एलिमेंट की एक सेपरेट कॉलम बना दीजिए। इसके बाद में नंबर ऑफ एटम इन LHS एंड नंबर ऑफ एटम इन RHS। ये चीज हम इंश्योर करेंगे और देखेंगे। जैसा कि देख सकते हैं हम इस केमिकल इक्वेशन में Zn, LHS और RHS दोनों ही जगह पर 1 1 है। क्लियर? 1 और 1। इसके बाद में हाइड्रोजन एटम को देखते हैं तो वो इधर भी 2 है और RHS में भी 2 है। सल्फर को देखते हैं तो सल्फर इधर भी 1 है और RHS में भी 1 है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट ऑक्सीजन, इधर भी 4 है और इधर भी 4 है। तो जिस तरीके से आपने देखा कि अगर नंबर ऑफ एटम इधर और यानी LHS और RHS में अगर बराबर है तो यानी वो केमिकल इक्वेशन क्या है, इक्वल है यानी बैलेंस्ड है। ये आपको इसका रेफरेंस कैसे मिलेगा? क्लास 9th के अंदर हमने मास कंजर्वेशन लॉ पढ़ा था। उसके अकॉर्डिंग मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड सकते हैं। ये क्लास 9th में जो आपने पढ़ा था उसका, इसीलिए ये केमिकल इक्वेशन कब बराबर होगी, जब टोटल मास रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट में सेम रहेगा। नाउ लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। यहां पर जैसा आप देख सकते हैं, यहां पर हम देख रहे हैं कि FeH2O प्लस Fe3O4 एंड H2। दोस्तों इजीली हम देख सकते हैं कि यहां पर Fe ओनली 1 है। क्या है? ओनली 1 है। और जबकि यहां पर देख रहे हैं कि 3 है। तो डेफिनेटली ये बैलेंस्ड इक्वेशन नहीं। इसके अलावा H2 तो बराबर है दोनों ही जगह पे, यहाँ पर भी H2 है और यहाँ पर भी H2 है, लेकिन आप देख सकते हैं कि ऑक्सीजन यहाँ पर 4 है और यहाँ पर ओनली 1। सो हाउ टू बैलेंस द केमिकल इक्वेशन और रिएक्शन? It is so simple. We need to follow some certain steps to find or balance a chemical equation. What would be the first step? दोस्तों, this is my personally first favorite step of this whole hit and trial method. ये तो मैं बताना ही भूल गया आपको कि दोस्तों जिस मेथड से अपन इसको बैलेंस कर रहे हैं वो मेथड का नाम है hit and trial method. Now first step is so easy. हमारे पास में ये केमिकल इक्वेशन है Fe plus H2O, Fe3O4 and
H2। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ कोई बॉक्स नहीं था। अब यहाँ पर हमने पहला स्टेप इनको बॉक्सेस के अंदर, क्वाड्रिलेटरल बॉक्सेस के अंदर डालने का काम किया। क्लियर? द फर्स्ट स्टेप इज दैट ओनली। सिर्फ और सिर्फ आपको क्या करना है, इनको बॉक्स के अंदर डाल देना है इजीली। नाउ द सेकंड स्टेप इज टू काउंट। जो हमने पहले किया था, दोनों ही जगह देखा था कि LHS साइड में और RHS साइड में नंबर ऑफ एटम कितने हैं, यानी रिएक्टेंट के अंदर और प्रोडक्ट के अंदर कितने हैं, ये चीज हमें देखनी है। तो रिएक्टेंट में हम देख रहे हैं कि Fe यानी LHS साइड में Fe ओनली 1 है। कितना है? जस्ट 1। जबकि हम देख रहे हैं कि RHS साइड में कितना है? 3। क्लियर? नाउ वील राइट दैट। हाइड्रोजन एटम चाहे तो LHS साइड में भी देखें 2 है और राइट हैंड साइड में भी 2 है। सो वी विल पुट 2 हियर एंड 2 हियर, नो प्रॉब्लम। नाउ द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ऑक्सीजन एटम। ऑक्सीजन जैसा कि हम देख सकते हैं कि यहाँ पर तो अगर आप लोगों को दिख रहा है कि यहाँ कुछ नहीं लिखा है, तो दैट इज सपोज टू बी अंडरस्टैंड कि इट इज 1, एंड यहाँ पर हम देख सकते हैं 4। सो वी विल पुट 1 in LHS and 4 in RHS. Clear? This is the second step. So these two steps are so easy. Let me remind you. First step, इनको simply boxes के अंदर put करना है, and second step we will draw the table and write number of atom दोनों ही जगह में कितने हैं, LHS में और RHS। Next, third step, Fe जो है इधर 1 और इधर 3 है, जबकि ऑक्सीजन 1 और 4 है। तो हम शुरुआत ऑक्सीजन के साथ करेंगे। दोस्तों इसका सिंपल सा रीजन ये है कि इट वुड बी कन्वीनियंट टू बैलेंस एनी केमिकल इक्वेशन इन अ इजीएस्ट वे। तो जैसा कि हमने एक बार फिर से टेबल बनाया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, इनिशियल यानी पहले आपको पता है कि रिएक्टेंट में ऑक्सीजन ओनली कितना था? 1, और वो भी किस मॉलिक्यूल में था? H2O में। ठीक है ना, यहाँ आपको दिख नहीं रहा था तो मैंने कहा था आपको 1 रखना है। सो और जबकि प्रोडक्ट में हमको क्या दिख रहा है? ऑक्सीजन 4 यानी Fe3O4 वाले केस में। ठीक है, तो 4 तो है, कोई दिक्कत नहीं है। व्हाट वी कैन डू हियर, वी नीड टू इंक्रीज। रिएक्टेंट के अंदर हमको इसको बढ़ाना है, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 4 करते ही इट विल बी इक्वल, इजंट इट? सो इजी। तो दोस्तों जैसे ही हम यहाँ पर 4 लिखेंगे यहाँ मल्टीप्लाई करने के लिए, तो हमने जो वो बॉक्सेस शुरू में बनाए थे, आपको ध्यान है, उस बॉक्स के बाहर हमें लिखना है यहाँ पर। क्लियर? इज इट इजी? यहाँ पर हम लिखेंगे, लेकिन दोस्तों इस यहाँ पर 4 लिखने का मतलब ये हो गया, ऑक्सीजन तो 4 हो गया, बट इसके साथ साथ हाइड्रोजन ऑल्सो बिकम्स मोर 4 टाइम्स। जो अभी तक H2 था, अब वो सिर्फ H2 नहीं है, वो 4 मल्टीप्लाई बाय 2, टोटल H यहाँ पर 8 हो गए। कितने हो गए? 8। तो नाउ वी नीड टू फोकस फॉर द हाइड्रोजन एज वेल। तो इसी तरीके से हम नेक्स्ट में हाइड्रोजन को बैलेंस करते हैं। तो दोस्तों हमने क्या किया यहाँ, हमने थर्ड स्टेप में उस एलिमेंट को लिया जो एलिमेंट सबसे ज्यादा अनबैलेंस था, लाइक ऑक्सीजन एक तरफ 1 एक तरफ 4, तो उसको इजी वे में हमने मल्टीप्लाई किया 4 से और उसको दोनों को इक्वल किया। नेक्स्ट स्टेप हम लेंगे हाइड्रोजन के लिए। स्टेप 4 दोस्तों आप देख सकते हो, इस बार अपन ने एटम ऑफ हाइड्रोजन लिया। क्या लिया हमने? हाइड्रोजन। इनिशियली हमें पता था कि वो 2 था, लेकिन जैसे ही हमने वो 4 पुट किया यहाँ पर, तो आपको पता है कि 4, मैंने कहा था कि आपको ये 4 जैसे ही आपने यहाँ पे पुट किया, हाइड्रोजन ऑल्सो बिकम 8, और जबकि प्रोडक्ट के अंदर H कितना था? सिर्फ 2। तो व्हाट वी कैन डू टू मेक दिस इक्विवेलेंट, सो वी विल मल्टीप्लाई दैट 2 into 4। अब की बार दोस्तों रिएक्टेंट की जगह हमें कहाँ करना है मल्टीप्लिकेशन? प्रोडक्ट में 2 multiply by 4 so that it can equal to this. Clear? Now the reaction would be
दोस्तों ये हमने पहले ही सही कर दिया था 4 इंटू ये, अब की बार हमने ये जो 4 है कोफिशिएंट में यहाँ लाया है, सो इट बिकम्स 8। अब लास्ट जो रिमेनिंग रहा है वो क्या रहा हमारा, Fe, दैट इज आयरन। तो Fe इनिशियली 5th स्टेप में हम क्या कर रहे हैं, Fe को यानी जो Fe यहाँ पर हमारा सिर्फ 1 था और ये यहाँ पर 3 था, तो इस 3 को हम इक्वल करने के लिए क्या कर सकते हैं, इस 1 को मल्टीप्लाई 3 से करके और हम Fe के आगे यहाँ पर क्या लगा देंगे, सिंपल 3। क्या कर देंगे दोस्तों, यहाँ पर सिंपली इस 3 को Fe के आगे लिख देंगे। क्लियर? सो अब एक बार आप चेक कर लीजिए, इधर भी Fe 3। सो दोस्तों अब हम यहाँ क्या करेंगे, 3 लिख देंगे और 3 लिखते ही Fe यहाँ पर हो गया 3, जो कि यहाँ पर भी 3 है। ऑलरेडी O और H को तो हमने पहले ही बैलेंस कर दिया है। तो दोस्तों इस तरीके से हमने पूरे को बैलेंस कर दिया। लास्ट 6th इज द फाइनल स्टेप, लेकिन इसके अलावा भी एक 7th स्टेप रहेगा जो कि इतना बड़ा दिख रहा है लेकिन है बहुत ही इजी। दोस्तों 6th स्टेप में हमने जो फर्स्ट स्टेप में बॉक्स डाला था उसको हम यहाँ से हटा देंगे और ये इतना सा सिंपल सा 6th स्टेप हमारा इजी वे में हो गया। क्लियर दोस्तों? जैसे ही आपने ये बॉक्स हटाया तो नाउ द इक्वेशन बिकम्स 3Fe plus 4H2O gives Fe3O4 4H2. Now this is going to be the perfect balanced equation. The only thing जो बच रही है इसके अंदर वो हम 7th स्टेप में ये ध्यान रखेंगे। दोस्तों वैसे तो ये केमिकल इक्वेशन है लेकिन थोड़ा सा हमें फिजिकल स्टेट्स का भी ध्यान देना पड़ेगा। तो क्या बाकी रह गया इसके अंदर, जैसा Fe आपको पता है कि Fe यानी आयरन वुड बी इन द सॉलिड स्टेट, तो हम इसके नीचे या इसके पास में ब्रैकेट के अंदर स्मॉल s लिखेंगे। ये s इसकी स्टेट को डिनोट करेगा और इसकी स्टेट क्या है, सॉलिड। आयरन रिमेन्स इन द सॉलिड स्टेट एट नॉर्मल रूम टेम्परेचर। दोस्तों H2O मैंने बताया था आपको, इट इज अ फिजिकल चेंज और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फॉर वाटर। तो इट कैन एग्जिस्ट इन ऑल द 3 फॉर्म्स लाइक वाटर, लिक्विड या गैस। तो हियर इट इज इन द गैसियस फॉर्म। जब ये H2O यानी वाटर वेपर की फॉर्म में आयरन के साथ रिएक्ट कर रहा है तो इट विल क्रिएट Fe3O4 which will be also in the solid state और इसके अलावा साथ में 4 हाइड्रोजन गैस मॉलिक्यूल्स बनेंगे। दोस्तों ये छोटा सा एक डिनोशन लास्ट स्टेप में हम करते हैं। इज इट वेरी मच क्लियर टू ऑल? इसके अलावा 2-4 चीजें हम ध्यान रख सकते हैं लाइक एटमॉस्फेरिक प्रेशर, सनलाइट, क्लोरोफिल या जिसकी भी प्रेजेंस में अगर वो केमिकल इक्वेशन हो रही होती है तो उस चीज को भी हम ऑन द एरो हेड लिख सकते हैं। दोस्तों आई होप आपको ये समझ में आया होगा। कोई दिक्कत हो तो प्लीज कमेंट करके मुझे बताइएगा और इस वीडियो को जरूर लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।